प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी दीर्घ संधि को सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके सूत्र को सीखते हैं, फिर नियम को, फिर इसके बाद उदाहरण को सीखते हैं। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। तो अकः सवर्णे दीर्घः, तो यहाँ पर सूत्रार्थ में यह समझिए जरा कि अकः से तात्पर्य यहाँ पर अक प्रत्याहार से है कि जब ये अक प्रत्याहार के वर्णों के आगे कोई भी ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा, तो चाहे इसके आगे कोई भी स्वर्ण आता है, यानी अक प्रत्याहार का यदि वर्ण फिर से आता है, यानी स्वर्ण का मतलब यहाँ पर है कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो उन्हें स्वर्ण कहते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो यानी अक प्रत्याहार के वर्णों के आगे, यानी अ ई उ ऋ ऋ के आगे कोई भी स्वर्ण यानी समान अक्षर, ऐसा भी कह सकते हैं कि जब इसके आगे कोई भी स्वर्ण आता है तो अपने ही वर्ग का दीर्घ वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का दीर्घ वर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये सूत्रार्थ हो सकता है। यानी आप सभी इस सूत्र का अर्थ ये बता सकते हैं कि अक प्रत्याहार के वर्णों के आगे जब कोई भी स्वर्ण आता है तो अपने ही वर्ग का दीर्घ वर्ण हो जाता है। अब आइए नियम सीखते हैं। तो जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ छोटा है और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, तो जब ह्रस्व या दीर्घ अक प्रत्याहार के वर्णों यानी अ ई उ ऋ ऋ के आगे कोई भी स्वर्ण यानी ह्रस्व या दीर्घ, कोई भी स्वर्ण यानी कि जिन वर्णों के अक्षर, जिन वर्णों के उच्चारण करने में उनके प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं वे स्वर्ण कहलाते हैं। तो वे सभी वर्ण चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, यानी अक प्रत्याहार के वर्ण यदि आते हैं, अ ई उ ऋ ऋ आते हैं, तो दोनों का मिलकर अपने ही वर्ग का दीर्घ वर्ण हो जाता है। आइए फिर से देखते हैं एक बार कि जब ह्रस्व या दीर्घ अक प्रत्याहार के वर्णों के आगे यानी अ ई उ ऋ ऋ के आगे कोई भी स्वर्ण यानी समान अक्षर, ह्रस्व या दीर्घ अक प्रत्याहार का वर्ण यानी अ ई उ ऋ और ऋ आते हैं, तो दोनों का मिलकर अपने ही वर्ग का दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे विद्या धन आलयः बराबर आ धन आ बराबर आ हो गया, और संधि करने पर यहाँ विद्यालय शब्द बना। आइए संक्षिप्त सिद्धांत को देख लेते हैं। इसमें आपको इसका नियम बताया गया है संक्षिप्त सिद्धांत में कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा, तो जब ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के आगे कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आता है, यानी कि जब अ या आ के आगे जब अ या आ फिर से आता है तो दोनों का मिल करके एक आ बन जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ ई के आगे जब ह्रस्व या दीर्घ ई आती है तो दोनों का मिल करके यहाँ पर फिर से दीर्घ ई हो जाती है, यानी अपने ही वर्ग की दीर्घ, अपने ही वर्ग का ये दीर्घ वर्ण ई हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अ या आ के आगे जब अ या आ आया तो ई हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जब ह्रस्व उ या दीर्घ उ के आगे जब यहाँ पर फिर से ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो अपने ही वर्ग का ये दीर्घ वर्ण यानी उ हो जाता है। तो जब यहाँ पर ह्रस्व री या दीर्घ री के आगे जब फिर से ह्रस्व री या दीर्घ री आती है तो अपने ही वर्ग का यहाँ पर
दीर्घ री हो जाती है। तो आइए अब हम सभी इसका उदाहरण सीखते हैं। जैसे गिरि धन ईशः, गिरिधन ईशः। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये हमारे स्वर संधि का भेद है, दीर्घ संधि, तो अब यहाँ पर हम स्वर का स्वर से मेल दिखाएंगे, क्योंकि स्वर का स्वर से मेल होने पर जब स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे दीर्घ संधि का उसे स्वर संधि कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसमें स्वर संधि को खोजते हैं, इसमें स्वर देखते हैं कि स्वर कहाँ है। तो अब यहाँ पर गिरि में सबसे पहले हम री में देखते हैं कि री कैसे बना है। तो आधा र यानी हलंत युक्त र और ई मिल करके यहाँ पर ये री बना है, यानी इसका हम वर्ण विच्छेद कर देते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि इसमें कौन सा स्वर निहित है। तो यहाँ पर इसको ऐसे बोलेंगे कि पूर्व पद के अंतिम अक्षर इस गिर के इस ई से, गिर में जो र है इसके ई से, और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर यानी ईशः के इस ई से मेल होने पर अब हम यहाँ पर सूत्र में देखते हैं कि क्या ऐसा सूत्र में है कि ह्रस्व ई के आगे जब ये दीर्घ ई आती है तो क्या हो जाता है। तो यहाँ पर ये ह्रस्व ई के आगे जब यहाँ पर दीर्घ ई आती है तो दोनों का मिल करके यहाँ पर दीर्घ ई हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दीर्घ ई। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें से ह्रस्व ई को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा र बचा है, यानी हलंत युक्त र बचा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर गिर, ऐसे हो जाएगा हलंत युक्त प्लस ये दीर्घ ई को यहाँ पर हम लिख देंगे, दीर्घ ई को लिख देंगे प्लस फिर यहाँ पर अभी सह बचा है तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे सह। तो अब यहाँ पर ये हलंत युक्त र और ई को फिर से मिलाएंगे। तो यहाँ पर जब हलंत युक्त र प्लस ई मिलाएंगे तो यहाँ पर मिल करके दोनों का हो जाएगा री। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर गी हो गया और यहाँ पर री हो गया और यहाँ पर ये सह हो गया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा शब्द तैयार हो गया, गी री सह। तो यहाँ पर यहाँ से हमने गी लिया और यहाँ पर ये आधा र और ये ई मिल करके यहाँ पर पूरा री हो गया। तो ये री हो गया और यहाँ से हमने सह को ले लिया तो ये हमारा पूरा शब्द तैयार हो गया गिरीशः। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार से लिखना है 3 ही लाइन में, और हमने उत्तर दिया है आपको 5 लाइन में। तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसा 5 लाइन में बताया है, और आपको एग्ज़ाम में खाली ऐसे ही लिख देना है कि विद्याधन आलय, अगर विद्यालय आ गया तो विद्याधन आलय बराबर आ धन आ बराबर आ हो जाता है, और यहाँ पर विद्यालय ऐसे ही लिख देंगे। और ऐसे भी लिखते हैं तो भी हमारा एक भी नंबर उसमें कटेगा नहीं। तो आइए अब हम सीखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे पुस्तक धन आलयः, तो यहाँ पर पुस्तक धन आलयः का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर पूर्व पद के अंतिम अक्षर क की इस अ से, क्योंकि ये क हमारा 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है। यहाँ पर जब ये हलंत क धन अ, इस तरह से हमारा ये हलंत युक्त क और अ के मेल से ये पूरा क बना हुआ है। तो इस क के इस अ से, यानी कि पूर्व पद के पुस्तक के या अंतिम अक्षर इस क के अ से, और उत्तर पद के यानी बाद वाले पद के प्रारंभिक अक्षर इस आ से मेल होने पर, अब यहाँ पर सूत्र में हम देखते हैं कि अ धन आ
यहाँ पर है तो बराबर क्या होगा, सूत्रानुसार हमको मिला कि आ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आ। ये अपने मन से यहाँ पर आ नहीं लिखना है, यहाँ पर सूत्र में देख करके लिखना है कि पूर्व पद के अंतिम अक्षर यानी पुस्तक के इस क के अ से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर यहाँ आलय के इस आ से मेल होने पर कि अ धन आ के आगे जब यहाँ पर अ के आगे जब यहाँ पर आ गया तो बराबर क्या होगा, ये संक्षिप्त सिद्धांत में से हम देख करके यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर आ हो जाता है। अब इसके बाद जब हमने इस क में से इस अ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा क बचा हुआ है यानी हलंत युक्त क बचा हुआ है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि पुस्तक धन आ, यहाँ से हमने आ लिया और यहाँ से ये पुस्तक का ये आधा क बचा हुआ है तो यहाँ पर आधा क लिख दिया यानी पुस्तक धन आ धन। अभी यहाँ पर लयः बचा है तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे लयः। तो यहाँ पर हमने लयः लिख दिया। तो अब इस तरह से अब यहाँ पर आधा क और ये आ मिल करके यहाँ पर का बन जाएंगे। तो आधा क धन आ बराबर ये का हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा ये पूरा शब्द हो जाएगा पुस्तकालयः। तो इस तरह से अब हम लिखेंगे पुस्तकालयः। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया पुस्तकालयः, पूरा शब्द हो गया पुस्तकालयः। आइए दूसरा शब्द सीखते हैं। जैसे नदी धन ईसः, नदी धन ईसः। तो यहाँ द में बड़ी की मात्रा लगी हुई है यानी दीर्घ ई है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से बोलेंगे कि पूर्व पद के अंतिम अक्षर नदी के इस ई से, दीर्घ ई है तो दीर्घ ई लिखेंगे और यहाँ उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर यानी ईसः के इस दीर्घ ई से यानी बड़ी ई के आगे जब बड़ी ई आती है तो क्या होता है, यहाँ पर सूत्र में लिखा है कि जब बड़ी ई के आगे जब बड़ी ई आती है तो फिर से बड़ी ई हो जाती है यानी दीर्घ ई के आगे जब दीर्घ ई आती है तो दीर्घ ई हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दीर्घ ई। तो इस तरह से दीर्घ ई हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ दी का जब पद विच्छेद कर दी का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें आधा द धन बड़ी ई बराबर ये दी, इस तरह से वर्ण विच्छेद होता है इसका। तो जब हम इस दी में से इस बड़ी ई को निकाल लिए थे तो यहाँ पर बचा था ये आधा द यानी हलंत युक्त द। तो अब हम यहाँ इसको लिखेंगे नद। इस तरह से हमारा नद तैयार हो गया। अब धन यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर हम बड़ी ई लिख देंगे धन। अब यहाँ पर ये सह है तो यहाँ पर हम इस सह को लिख देंगे। तो अब यहाँ पर एक संधि और आ जाती है, ये आधा द धन बड़ी ई यानी दीर्घ ई को हम बड़ी ई कहते हैं। तो आधा द धन ई बराबर अब क्या हो जाएगा, फिर से यही दी बन जाएगा। तो यहाँ पर दी हो गया। अब इस तरह से हमारा ये न दी सह। तो अब हम यहाँ से न लेंगे और यहाँ से दी और यहाँ से सह। तो अब हम यहाँ इसको लिख देंगे न दी सह। इस तरह से हमारा पूरा शब्द तैयार हो गया नदीशः। आइए दूसरा शब्द सीखते हैं। जैसे भानु धन उदयः। जैसे भानु धन उदयः। तो अब इसमें क्या होगा कि न में यहाँ पर कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, उ दिखाई दे रहा है, ह्रस्व उ। तो यहाँ पर हम ह्रस्व उ लिखेंगे। और यहाँ उदयः में कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, ह्रस्व उ। तो यहाँ पर फिर से हम वही ह्रस्व उ लिखेंगे। अब यहाँ पर अपने मन से ये बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि
यहाँ पर अभी सूत्र यहाँ पर हम देखेंगे कि ह्रस्व उ और ह्रस्व उ के बाद यहाँ पर जब ह्रस्व उ फिर से आती है, यानी छोटका उ और छोटका उ के बाद जब फिर से छोटका उ मिल जाता है तो यहाँ पर क्या मिलता है, अपने ही वर्ग का दीर्घ वर्ण हो जाता है, यानी कि बड़ा उ हो जाता है। तो इस तरह से हमारा हो गया कि छोटा उ के आगे, जब इस छोटा उ के आगे जब फिर से छोटा उ मिल जाता है तो यहाँ पर बड़ा उ हो जाता है। तो अब यहाँ पर जब हमने नू में से उ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा न बचा है, यानी ऐसे बना हुआ था, आधा न धन उ बराबर ये नू, इस तरह से बना था। तो इस नू में से हमने जब उ को निकाल लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आधा न बचा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा भान। इस तरह से हमारा हो जाएगा भान। और फिर इसके बाद यहाँ पर उ लिख देंगे, दीर्घ उ यानी बड़ा उ। और फिर इसके बाद यहाँ पर अभी हमारा दयः बचा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे दयः। तो यहाँ पर हमने दयः लिख दिया। अब यहाँ पर एक फिर से यहाँ पर संधि करेंगे आधा न और उ को, तो आधा न धन ये बड़ा उ बराबर हो जाएगा नू। नू ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि ये दीर्घ उ है। तो यहाँ पर अब हो गया हमारा भानुदयः। तो इस तरह से हमारा पूरा शब्द तैयार हो जाएगा, भानुदयः। इस तरह से हो जाएगा भानुदयः। आइए दूसरा शब्द सीखते हैं। अब यहाँ पर जैसे लिखा है, री का उदाहरण देख लेते हैं। मातृधन ऋणम, तो मातृधन ऋणम, तो यहाँ पर त्रि में कौन सा स्वर है, री है। और यहाँ पर ऋणम के आदि में यानी प्रारंभ में कौन सा अक्षर है, तो री है। तो जब री के आगे यानी ह्रस्व री के आगे जब ह्रस्व री आती है तो क्या हो जाता है, सूत्र के अनुसार संक्षिप्त सिद्धांत में हमको देखने पर पता चला कि यहाँ पर ये दीर्घ री हो जाती है, यानी बड़ी री हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ से जब हमने पूर्व पद के अंतिम अक्षर इस मात्र के स्त्री से जब री को हमने निकाल लिया था तो वहाँ पर आधा त बचा हुआ था, यानी ऐसे लिखेंगे मात धन, अब ये दीर्घ री, दीर्घ री लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर अभी हमारा अड़म बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अड़म। और इस तरह से आधा त और ये बड़ी री मिल करके क्या बनेंगे, आधा त धन ये बड़ी री बराबर ये हमारे हो जाएंगे त्रि। तो यहाँ से हम लेंगे मा त्रिडम, यहाँ से माँ और यहाँ से त्रि और यहाँ से ड़म। तो इस तरह से हमारा पूरा शब्द हो जाएगा मातृडम, मातृडम। इसी प्रकार से आइए दूसरा शब्द हम सीखते हैं, पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम को। तो यहाँ पर त्रि में री है यानी ह्रस्व री, और फिर इसके आगे ऋणम का ये री आ गया। अब इसके बाद हम सूत्र में देखते हैं, यहाँ पर री के आगे जब री आती है तो यहाँ पर बड़ी री हो जाती है, यानी ह्रस्व री के आगे जब ह्रस्व री आई तो यहाँ पर दीर्घ री हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा दीर्घ री हो जाएगा यानी बड़ी री हो जाएगी। तो बड़ी री को हम ऐसे बनाते हैं, इस तरह से। तो अब यहाँ पर जब हमने त्रि से जब इस री को निकाल लिया था तो यहाँ पर देखिए त्रि कैसे बना है, तो ये आधा त धन ये री मिल करके बराबर ये त्रि हो गया है।
तो अब इस त्री से जब हमने इस री को निकाल लिया तो यहाँ पर आधा त बचा हुआ है, तो हम लिखेंगे बराबर पित्त धन। अब ये बड़ी री हो गई, और फिर इसके बाद यहाँ पर है ड़म, तो हम इस ड़म को यहाँ पर लिख देंगे। और अब यहाँ पर संधि करने पर आधा त और ये बड़ी री मिल करके यहाँ पर बड़ी री जब इसमें लगेगा तो हो जाएगा त्री, यानी ऐसे आधा त धन बड़ी री लिखने पर इस तरह से इसको 2 बार घुमा देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा त्री। तो अब यहाँ से हम ले लेंगे पी और यहाँ से त्री और यहाँ से हो गया ड़म, तो हमारा पूरा शब्द हो जाएगा पितृडम, पितृडम हो जाएगा पितृडम। तो ये हमारा पूरा वाक्य, पूरा शब्द हो गया पितृडम। आइए दूसरा शब्द सीखते हैं। जैसे हमारा यहाँ हुआ कि वधू धन उत्सवः, वधू धन उत्सवः, तो ध में यहाँ पर बड़ा ऊ है यानी दीर्घ ऊ है, और फिर इसके सामने यहाँ पर उत्सवः में छोटा ऊ मिलता है यानी ह्रस्व ऊ मिलता है। तो बड़का छोटका जब मिल गया यानी बड़ा और छोटा ऊ मिला तो यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाता है। सूत्रानुसार हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ। तो अब यहाँ पर जब हमने इस धू का पहले वर्ण विच्छेद देख लेते हैं, तो यहाँ पर आधा ध धन बड़ा ऊ बराबर ये धू बन जाता है हमारा, ये धू बन जाता है। इस तरह से आधा ध धन ऊ बराबर धू। तो यहाँ पर जब हमने धू में से इस बड़ा ऊ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा ध बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया हमारा वध, तो यहाँ पर हो गया हमारा वध। फिर इसके बाद यहाँ पर हुआ ऊ, फिर इसके बाद यहाँ पर ये आधा त स वह बचा हुआ है यानी सवह। इस तरह से हमारा सवह ऐसे हो गया। तो अब ये आधा ध और ऊ मिल करके बन जाएंगे धू। तो आधा ध धन ऊ बराबर ये धू हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको लेंगे वधूत सवह, वधूत सवह, वधूत सवह। इस तरह से हमारा पूरा शब्द हो जाएगा वधूत सवह, वधूत सवह। क्या हो गया? वधूत सवह। आइए दूसरा शब्द सीखते हैं। इसको तब तक आप सभी नोट कर लें, इसके बाद मैं इसको मिटा करके दूसरा बताऊं। चलिए अब हम दूसरा बताते हैं। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर हुआ कि दैत्य धन अरिह, दैत्य धन अरिह, तो यहाँ पर पूर्व पद के अंतिम अक्षर य में यानी दैत्य के य में यहाँ पर अ है, और फिर इसके बाद हमारा यहाँ उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर अ है। तो अब यहाँ पर सूत्रानुसार हमको अ के आगे जब यहाँ पर अ मिलता है तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे आ। तो यहाँ पर
अब इस दैत्य के जब इस य में से हमने अ को निकाल लिया था, यानी इसका वर्ण विच्छेद कैसे हो जाएगा, इसका वर्ण विच्छेद ऐसे हो जाएगा कि आधा य धन अ बराबर ये पूरा य होता है, इस तरह से। तो अब जब इस य में से हमने अ को निकाल लिया था तो यहाँ पर य बचा है आधा य, यानी हलंत युक्त य। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे दैत्य धन, अब ये आ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आ, फिर इसके बाद यहाँ पर ये रिह बचा है तो हम लिख देंगे रिह। तो इस अब य को हम इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आधा य धन आ बराबर या हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा दैत बचा है, दैत यानी दै और आधा त बचा हुआ है। तो अब हम इसको लगाएंगे इसमें दैत या रिह, या फिर ऐसे हम इस त को यहाँ अगर लिख देते हैं तो हमारा ये त्या बन जाता है। तो यहाँ से हमने ले लिया दै, यहाँ से ले लिया त्या और यहाँ से ले लिया रिह। तो इस तरह से हमारा पूरा शब्द हो जाएगा दैत्यारिह, दैत्यारिह। तो यहाँ पर हमारा हो गया दैत्यारिह। आइए दूसरा शब्द सीखते हैं। जैसे कवि धन ईसह, कवि धन ईसह। तो यहाँ पर व में छोटी की मात्रा लगी हुई है और यहाँ ईसह में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं इसको कि जब यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी तो छोटी लिख लें, और यहाँ पर उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर यहाँ पर बड़ी ई लगी है तो बड़ी को लिख लें। और फिर इसके बाद जब ऐसा हमारा ये छोटी ई के आगे यहाँ पर बड़की ई आ गई तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये ह्रस्व ई के आगे जब दीर्घ ई आती है तो यहाँ पर अब हम सूत्र में देख लेंगे कि जब छोटी ई के आगे जब ये बड़ी ई आ गई तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे बड़ी ई। तो यहाँ पर बड़ी ई हो गई। और जब हमने इस वी में से ई को निकाल लिया था तो वहाँ पर बचा हुआ है कव। वो इस तरह से बना हुआ है जैसे आधा व धन ई बराबर ये वी। तो इस वी में से जब हमने ई को यहाँ पर निकाल लिया तो यहाँ पर आधा व बचा हुआ है। तो ये हमारा हो गया कव धन ये बड़ी ई की मात्रा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इस स्वर को। अब यहाँ पर ये हमारा ई तो इसमें आके मिल गया था और यहाँ पर ये जो सह है अब यहाँ पर हम रख देंगे इसको। तो इस तरह से हमारा अब यहाँ पर एक और भी संधि करनी पड़ेगी हमको कि आधा व धन ये बड़ी की मात्रा बराबर हो जाएगा वी। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा कवि सह। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कवि सह। तो इस तरह से ये पूरा संधि तैयार हो गया। अब आइए हम दूसरा संधि देखते हैं। जैसे इति धन इव, इति धन इव। तो यहाँ त में छोटी की मात्रा है और यहाँ इव के इस ई से मेल होने पर जब हमने यहाँ पर देखा कि क्योंकि ये स्वर संधि का प्रकार है दीर्घ संधि, इसलिए यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल तथा स्वर में परिवर्तन दिखाया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर क्योंकि छोटी ई के आगे जब छोटी ई आई तो यहाँ पर सूत्रानुसार बड़ी ई की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ी ई। और इस तरह से जब हमने इस ती में से ई को निकाल लिया तो यहाँ पर देखिए पहले तो यह जान ले कैसे बना हुआ है। तो आधा त धन छोटी ई मिल करके हमारा ये ती हो जाता है। तो इस ती के इस ई को यहाँ पर हमने निकाल लिया तो यहाँ पर बचा हुआ है अभी आधा त यानी हलंत युक्त त। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इत धन ये ई को यहाँ लिख देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर व बचा है
तो यहाँ पर हम वह लिख देंगे। तो अब यहाँ पर एक संधि और करेंगे, यहाँ पर आधा त धन ई को जोड़ेंगे तो बराबर ये हमारा ती हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ई ती व ये हमारा हो जाएगा संधि करने पर इतीव। इस तरह से ये हमारा संधि तैयार हो गया, इतीव। क्या बन गया? इतीव। तो अब आइए दूसरा सीखते हैं। जैसे रत्न धन आगारह। जैसे रत्न धन आगारह, तो ना में कौन सा स्वर है? अ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ धन आ। तो क्योंकि ना में अ है और यहाँ पर आगारह के इस आ से मेल होने पर सूत्र में यहाँ पर है कि जब अ या आ के आगे, जब अ या आ के आगे जब अ या आ आता है तो यहाँ पर अ के आगे फिर से यहाँ पर आ मिल गया तो बराबर क्या होगा? आ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आ। तो इस तरह से हमारा पूरा यहाँ पर शब्द हो जाएगा। क्योंकि हमने इस न में से अ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा न बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लिखेंगे रत्न धन, अब ये आ यहाँ पर लिख देंगे धन। अब ये गारह शब्द है तो वहाँ पर हम गारह लिख देंगे। ये गारह तैयार हो गया। अब ये आधा न यानी हलंत युक्त न और ये आ की मात्रा जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना। तो ये ना बन जाएगा। अब यहाँ पर रत बचा हुआ है और ये ना और ये गारह, तो रत ना गारह। इस तरह से हमारा पूरा शब्द तैयार हो जाएगा, रत्ना गारह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रत्ना गारह। तो ये हमारा शब्द तैयार हुआ, रत्नागारह। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है यहाँ पर, जैसे सूर्य धन अस्तम। जैसे सूर्य धन अस्तम है तो यहाँ य में अ है, धन यहाँ अस्तम के इस अ से मेल होने पर जब अ या आ के आगे, जब अ या आता है, जब अ या आ के आगे जब अ या फिर से आ जाता है तो यहाँ पर अपने ही वर्ग का दीर्घ वर्ण यानी आ हो जाता है। तो यहाँ पर सूत्रानुसार हम आ को लिख दिए। तो अब जब हमने इस य में से इस अ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा य बचा हुआ है, तो उसको ऐसे लिखेंगे सूर्य धन, यहाँ से ये आ हमने लिख दिया और यहाँ से स्तम। तो इस तरह से स्तम लिखेंगे। अब यहाँ से ये हलंत युक्त य और आ जोड़ेंगे, यानी कि आधा य धन आ बराबर यहाँ पर या हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हो गया सूर्य, अभी ये आधा र बचा है ऊपर चला गया है तो यहाँ पर हो गया, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा आधा य और धन आ बराबर रिया, ऐसे हो जाएगा। तो सूर्यास्तम। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि सूर्यास्तम। इस तरह से हमारा ये शब्द तैयार हो गया, सूर्य धन अस्तम बराबर सूर्यास्तम। और आप सभी अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में मित्रों आप सभी को लिखना होगा सूर्य धन अस्तम, यानी अ धन अ बराबर आ बराबर सूर्यास्तम। तो अभी ये हमने 2 लाइन क्यों अधिक लिखा है यहाँ पर? तो लाइन मित्रों, ये 2 लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने इसको लिखा है 5 लाइन में। तो आइए दूसरा उदाहरण सीखते हैं। जैसे लघु धन ऊर्मि। लघु धन ऊर्मि है तो अब यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर
यानी लघु के इस घु के ऊ से, तो यहाँ पर ऊ लिख देंगे क्योंकि ह्रस्व ऊ इसमें लगा यानी छोटा ऊ लगा है। और यहाँ पर उत्तर पद के, उत्तर पद माने बाद वाला पद होता है, तो बाद वाले पद का प्रारंभिक अक्षर यानी कि बड़ा ऊ से यानी दीर्घ ऊ से मेल होने पर सूत्रानुसार जब यहाँ पर ह्रस्व ऊ के बाद यानी छोटा ऊ के बाद जब ये दीर्घ ऊ आता है यानी बड़ा ऊ आता है, तो दोनों का मिल करके अपने ही वर्ग का दीर्घ वर्ण बड़ा ऊ हो जाता है। तो बड़ा ऊ हो जाता है। तो अब जब यहाँ पर हमने घू में से ऊ को निकाल लिया था, तो पहले तो हम घू का वर्ण विच्छेद कर देते हैं। तो घू बराबर क्या होता है, तो घू बराबर होता है आधा घ धन ये छोटा ऊ। तो जब हमने घू में से ऊ को निकाल लिया था यहाँ पर, तो हमारा क्या बचा है, अभी आधा घ बचा है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा लघ धन ये बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ हम लिख देंगे यहाँ। अब धन, अब यहाँ पर रमी बचा है रमी, तो रमी, तो इस तरह से हम रमी लिख देंगे। और अब यहाँ पर आधा घ धन ऊ बचा है, तो आधा घ धन ये बड़ा ऊ मिला करके यहाँ पर हो जाएगा घू। और फिर जब संधि करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से हमारा ल, यहाँ से घू बचा है और यहाँ से रमी, तो इस तरह से हो जाएगा ल घूर्मी। तो ये हमारा शब्द तैयार हो गया लघूर्मी। क्या हो गया, लघूर्मी। तो इस तरह से मित्रों और भी अधिक हम कर पाएंगे। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कवि धन इंद्रः, कविधन इंद्रः। तो कविधन इंद्रः, यहाँ पर ई का ई से मेल होगा, वह में छोटी की मात्रा मिली हुई है, और यहाँ पर इंद्रः के इस ई से मेल होने पर कि जब ई के आगे जब ई आ जाती है तो बड़ी ई हो जाती है, तो यहाँ पर बड़ी ई हो गई। और जब हम यहाँ पर इस वी में से ई को निकाल लिए थे तो यहाँ पर कव बचा है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कव धन बड़ी ई धन। अब ये इंद्रह बचा है हमारा, इंद्रह आधा न द्रह, तो यहाँ पर हो जाएगा इंद्रह। तो अब हम यहाँ पर आधा व, इस आधा व धन इस बड़ी ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा वी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये वी हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारा कि क बचा है और यहाँ वी हो गया और यहाँ इंद्रह। तो इस तरह से हम सभी इसको लिखेंगे कवींद्रः। क्या हो जाएगा, कवींद्रः, कवींद्रः। इस तरह से हमारा यह शब्द तैयार हो जाएगा कवींद्रः। कविधन इंद्रः, ई धन ई बराबर यहाँ पर कविन बड़ी ई हो जाती है, ई धन ई बराबर यहाँ बड़ी ई, और इस तरह से पूरा शब्द तैयार हो जाएगा कवींद्रः। अब यहाँ पर जैसे रविधन इंद्रः, रविधन इंद्रः है, तो इसको कैसे करेंगे, तो वह में छोटी की मात्रा लगी हुई है और फिर इसके बाद यहाँ पर इंद्रः के इस ई से मेल करेंगे। तो यहाँ पर छोटी ई के बाद जब छोटी ई फिर से आ जाती है तो यहाँ पर बड़ी ई हो जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ी ई को, और फिर इसके बाद वी में से हमने ई को निकाल लिया। जैसे यहाँ पर वी लिखा गया है तो ये बनता है आधा व धन ई बराबर ये वी बन जाता है। तो जब हमने इस वी के इस ई को निकाल लिया तो यहाँ पर आधा व बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रव धन, और ये बड़ी ई की मात्रा इसमें जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर ये बड़ी ई लिख देंगे
धन। अब यहाँ पर ये अंद्रह बचा हुआ है, तो यहाँ से हम इस अंद्रह को जोड़ देंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक शब्द, एक वर्ड और बचा है वह, और ये ई को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आधा व धन ये बड़ी ई बराबर वी। इस तरह से हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ बचा रवींद्र। तो इस तरह से हमारा शब्द पूरा तैयार हो जाएगा, रवींद्र। क्या हो जाएगा? रवींद्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रवींद्र ऐसे। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये दीर्घ संधि का सूत्र, नियम और ये संक्षिप्त सिद्धांत बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी हम आपको ये इसके उदाहरण बताए हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, इसको अगर आपको ये नियम नहीं याद हो पा रहे हैं तो आप इस संक्षिप्त सिद्धांत को याद कर लीजिएगा, और जब आप इस संक्षिप्त सिद्धांत को याद कर लेंगे तो ये संधि आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा, यानी कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपको करने में। इसको कैसे याद करेंगे? इसको और भी साधारण से हम बोल पाएंगे, जैसे जब आ के आगे आ जाता है तो आ हो जाता है, ई के आगे जब ई आती है तो ई हो जाती है, उ के आगे जब उ आता है तो उ हो जाता है, री के आगे जब री आती है तो री हो जाती है। तो इस तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि छुटका छुटका तो बड़का, बड़का बड़का तो बड़का, छुटकी छुटकी तो बड़की, और बड़की बड़की तो बड़की, यानी छुटका बड़का तो बड़का और बड़का छुटका तो बड़का। इस तरह से यहाँ पर छुटका छुटका तो बड़काऊ, छुटकाऊ छुटकाऊ तो भी बड़काऊ, और बड़काऊ बड़काऊ बराबर बड़काऊ हो जाता है। यहाँ पर छुटकी री तो भी बड़की री, और यहाँ पर बड़की छुटकी तो भी बड़की री, और जब बड़की बड़की हो जाती है तब भी बड़की री। तो इस तरह से आप सभी याद कर सकते हैं इसको। तो आशा है मित्रों कि आप सभी को ये मेरे द्वारा जो अभी आप सभी को संधि को बताया गया, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।